हेलो। कल हमने आपको समाजीकरण के सिद्धांत पढ़ाए थे और जिसके अंतर्गत हमने आपको कूले का सिद्धांत पढ़ाया था। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे फ्राइड के सिद्धांत की। फ्राइड का समाजीकरण का सिद्धांत क्या है? चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्राइड का सामाजिकरण का सिद्धांत अर्थात फ्राइड्स थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। फ्राइड ने काम वृत्तियों को मानव व्यवहार के संचालन में प्रमुख स्थान दिया है तथा यौन भेद को सामाजीकरण में शामिल किया है। यौन भेद में सामाजीकरण को ओडिपस कॉम्प्लेक्स तथा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो हम ये दो टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल समझने का प्रयास करते हैं कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है। इतना ही नहीं, फ्राइड ने संपूर्ण सामाजीकरण की प्रक्रिया को 3 शब्दों के द्वारा स्पष्ट किया है। वे शब्द हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये जो टर्म हैं इनको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। फ्राइड ने सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्तित्व या स्व के विकास में इड, ईगो तथा सुपर ईगो को महत्वपूर्ण माना है। इड क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इड हमारी मूल प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं स्वार्थों से संबंधित होता है तथा हमारी सभी इच्छाएं इड के द्वारा प्रेरित होती हैं। फिर से देखिए, इड क्या है? इड हमारी मूल प्रेरणाओं, इच्छाओं और स्वार्थों से जुड़ा हुआ होता है अर्थात उनसे संबंधित होता है तथा हमारी सभी इच्छाएं इड द्वारा प्रेरित होती हैं। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो जिसे हम अहम कहते हैं, इंग्लिश में ईगो शब्द है, हिंदी में हम उसे अहम कहते हैं। स्व का चेतन व तार्किक रूप से होने के कारण वास्तविकता है जो यह निश्चित करता है कि व्यक्ति को अमुक कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी ईगो से हम यह निश्चित करते हैं कि हमको ये कार्य करना है या ये कार्य नहीं करना है। इसको फिर से देखिए, ईगो जिसे हम अहम कहते हैं, स्व का चेतन व तार्किक रूप होने के कारण वास्तविकता है जो ये निश्चित करता है कि व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य नहीं करना चाहिए। यह एक प्रकार का व्यक्ति का अंतःकरण है, यह अंतः प्रज्ञा है, यह अंतरात्मा की आवाज़ है। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सुपर ईगो का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं परा अहम, है ना, जिसे हम परा हम कह सकते हैं। सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक आदर्शों का योग है जैसे कि व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है और जो उसके अंतःकरण का निर्माण करता है। तो अब इसको देखिए, इड अपनी इच्छाओं का सुपर ईगो को से सामंजस्य बैठाने या इड और सुपर ईगो के अंतर्द्वंद की प्रक्रिया से सामाजिकरण होता है। कई बार हमको लगता है ये कार्य करना चाहिए, फिर लगता है नहीं करना चाहिए, कसमकस चलती रहती है और लास्ट में सुपर ईगो जीतता है और हम उस कार्य को करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा सामाजिकरण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इड, ईगो तथा सुपर ईगो का संबंध हम एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। उदाहरण तो बहुत हैं इसके लिए, लेकिन हम फिर भी आपको ऐसे उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको ठीक से ये समझ आ जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना पैसे दिए मिठाई खाना चाहता है। ठीक, मिठाई खाना हमारी इच्छा है,
और ये इच्छा हमारी कहाँ से प्रेरित हुई है? हमने आपको शुरू में ही बताया था, इड के द्वारा। इड के द्वारा हमारी हर इच्छा संचालित होती है और प्रेरित होती है। अब बात यहाँ तक आ गई, इड ने तो अपना काम कर दिया और हमारी मिठाई खाने की इच्छा हो गई। अब सुपर ईगो क्या कहेगा? सुपर ईगो कह रहा है, उस व्यक्ति को ये बताता है कि बिना पैसे की मिठाई खाने का कोई नियम समाज में स्वीकृत नहीं है। अरे भाई, मिठाई खानी है तो पैसा लाइए, खरीद के खाइए, ठीक है। इड तथा सुपर ईगो द्वारा व्यक्ति जो व्यक्त विचार हैं उनका ईगो तार्किक विश्लेषण करता है तथा मिठाई खाने के बारे में निर्णय देता है। कौन? सुपर ईगो। यदि सुपर ईगो के रोकने के बावजूद भी इड से संचालित व्यक्ति जबरदस्ती उठा करके मिठाई खा लेता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है ईगो जीत गया, ईगो सुपर ईगो पर हावी हो गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ईगो और सुपर ईगो के बीच सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य बैठ जाएगा तो सामाजिकरण हो जाएगा, सामंजस्य नहीं बैठा इड और सुपर ईगो में तो सामाजिकरण नहीं हुआ, और इसी कारण अनेक व्यक्ति समाज विरोधी काम करते हैं। यदि ईगो सुपर ईगो का कहना मान करके इड को नियंत्रण कर लेता, मेरी बात समझ रहे हैं ना? यदि ईगो सुपर ईगो का कहना मान करके इड को नियंत्रित कर लेता तो व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता। फिर वो जबरदस्ती बिना पैसा के उठा करके मिठाई नहीं खाता। यह सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। वैसे भी फ्राइड जो हैं मनोवैज्ञानिक ही कहे जाते हैं, जिसमें इस बात को मान्यता दी गई है कि मानव व्यवहार का अधिकांश भाग अनदेखा है तथा अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको बताया फ्राइड की थ्योरी। अब मैं आपको बताती हूँ एक और सिद्धांत, मीड का सिद्धांत। मीड के सिद्धांत में क्या क्या है देखिए। मीड का जो सिद्धांत है वो सामाजिकरण की एक अन्य मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी इस सिद्धांत में मीड के द्वारा सामाजिकरण की एक अन्य मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। स्व के विकास संबंधी इनके विचार इनकी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में मिलते हैं। ठीक, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। मीड फ्राइड के विचारों से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार स्व का विकास अनुकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता, इमिटेशन अर्थात अनुकरण। इनके अनुसार स्व का विकास अनुकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। शिशु अपने प्रारंभिक जीवन काल में जिस किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है वह उनके व्यवहार का अनुकरण करने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा, बच्चा जैसे ही अपने घर में बड़ों को जिस तरीके से चलते हुए देखता है वैसे ही चलता है। दादाजी ऐसे चलते हैं तो पीठ पर हाथ पीछे बांध लेगा और दादाजी की नकल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अनुकरण बच्चा करता है। अच्छा, इसके साथ देखिए वह उनके व्यवहार का अनुकरण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार मीड ने अपने सिद्धांत में स्व के विकास में बालक के द्वारा अपने प्रति जागरूकता तथा दूसरों की दृष्टि से अपने मूल्यांकन को महत्वपूर्ण माना है। इसे इन्होंने दो भागों में बांटा है, मैं अर्थात आई और तथा मुझको अर्थात मी। मैं और मी मतलब मैं और मुझे, आई एंड मी शब्दों को के द्वारा व्यक्त किया है। मैं दूसरों के व्यवहार का प्रत्युत्तर है। मैं दूसरों के व्यवहार का प्रत्युत्तर है, जबकि मुझे मेरे द्वारा किया गया व्यवहार है। मुझे वही मिलेगा जो मैंने किया है ना। मुझे मेरे द्वारा किया गया व्यवहार है। मैं और मुझे एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। जुड़े हुए किससे हैं? मुझसे ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं और मुझे
एक ही चीज के दो पहलू हैं, अर्थात विषय व वस्तु, जिनसे सामाजिकरण होता है। दूसरों की दृष्टि से वह अपना मूल्यांकन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि दूसरों को संतुष्ट करके ही उसकी अपनी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ठीक है, बिना दूसरों को संतुष्ट किए आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, और उसे स्वयं को संतुष्टि तभी मिलेगी जब दूसरों की इच्छाएं पूरी होंगी। अगर दूसरों की इच्छाओं को पूरी किए बिना हम अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं तो इच्छा तो पूरी हो जाती है परंतु संतुष्टि नहीं मिलती है। मीड ने इस सिद्धांत को सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा द्वारा समझाने का प्रयास किया है। अब एक नई टर्म आपके लिए आ गई, सामान्यीकृत अन्य क्या है? तो सामान्यीकृत अन्य जो है, शब्द से अभिप्राय व्यक्ति की दूसरों के मूल्यांकन द्वारा अपने बारे में धारणा है। क्या धारणा बनी है? मतलब दूसरे लोग तुम्हारा मूल्यांकन करके जो भी मूल्यांकन किया है उससे तुमने क्या सोचा है, तुम्हारा अपना कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका कि वह आंतरीकरण कर लेता है। वह अपनी भूमिका निभाने के साथ साथ अपनी तुलना सामान्यीकृत अन्य से करता है और इसी से उसका सामाजिकरण होता है। जब कोई व्यक्ति स्व को समझने के लिए दूसरों की भूमिका को ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। मीड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया में भूमिका ग्रहण करना एक अत्यावश्यक प्रक्रिया है। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये दो सिद्धांत बताए। एक सिद्धांत मैंने आपको बताया फ्राइड का और दूसरा सिद्धांत मैंने आपको बताया है जॉर्ज मीड का। इस तरह से मैंने सामाजिकरण के आपको सिद्धांत पढ़ा दिए। ठीक है, कल हम बात करेंगे सामाजिकरण के कारक क्या क्या हैं। तो बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती है। ठीक है, आज कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो हमेशा की तरह फ़ोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिएगा, अपनी समस्या शेयर कीजिएगा, चाहे मोबाइल के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप पर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका समाधान कर सकूं। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।